गरीब कचरे वाली की 5 बेटी। बेचारी ललिता अपनी मालकिन के घर पर साफ सफाई कर रही होती है। तभी उसकी मालकिन आती है और उससे कहती है, देखो ललिता, तुम अब काम सही से नहीं कर पाती हो, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारी जगह किसी और को रख लूं। ललिता ये सुनते ही परेशान हो जाती है। मालकिन, ऐसा मत कीजिए। अगर आप मुझे काम पर से निकाल देंगे तो मेरे 5 बेटियों का क्या होगा? देख ललिता, तेरी 5 बेटियों की जिम्मेदारी मेरे सर पर नहीं है। आज का काम करके तू अपने घर लौट जा और कल से मत आना, क्योंकि मैंने दूसरी काम वाली रख ली है। ऐसा कहकर महिमा वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद बेचारी ललिता घर के सारे काम करने के बाद शाम को वापस अपने घर लौट आती है और अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी 5 बेटियों के लिए खाना बनाने लगती है। माँ, खाना कब तक बना लोगी? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। बस बिटिया, अभी बना रही हूँ। ललिता ठंड में खाना बना रही होती है कि तभी उसकी झोपड़ी के बाहर एक आदमी और उसकी झोपड़ी का मकान मालिक आता है। देखो ललिता, ये झोपड़ी मैंने इस आदमी को बेच दी है और ये आदमी इस झोपड़ी पर एक अच्छा सा मकान बनाना चाहता है, इसलिए अब तुम इस झोपड़ी को खाली करके यहाँ से चली जाओ। ऐसा मत करिए मालिक। इस भरी ठंड में इस झोपड़ी के अलावा मेरा और कोई गुजारा नहीं है। देख ललिता बहन, तेरी गरीबी को देखकर मैंने तुझे ये झोपड़ी रहने के लिए दे दी थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। वही मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर ललिता का मकान मालिक भी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बेचारी अगले दिन सुबह ही अपनी 5 बेटियों के साथ झोपड़ी को खाली कर देती है और वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, मेरी मदद करो। अब मैं ठंड में कहाँ जाऊँ अपनी 5 बेटियों को लेकर? तभी उसकी बेटी को कूड़े के ढेर के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आती है। माँ, बहुत ठंड लग रही है। वहाँ देखो, वहाँ एक झोपड़ी है। हाँ माँ, क्यों ना हम उस झोपड़ी में रह ले? और वहाँ पर कुछ कपड़े भी पड़े हैं, हमारे काम भी आ सकते हैं। बहुत ठंड है माँ, चलो ना। माँ, अभी तो हमारे पास कोई ठिकाना ही नहीं है, हमें उस झोपड़ी में चले जाना चाहिए। अपनी बेटियों की बात मानकर ललिता कूड़े के ढेर के पास बनी हुई झोपड़ी के अंदर चली जाती है, जहाँ पर रहने की कुछ सुविधाएं तो होती हैं, लेकिन कूड़े कचरे की बदबू बहुत आती है। हे भगवान, यहाँ तो बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। ललिता झोपड़ी की सफाई करती है और उसमें बाहर पड़े कुछ कपड़े बिछा लेती है। जिसके बाद वो झोपड़ी के बाहर आती है तो उसे कूड़े के ढेर के पास कई सारे लकड़ी के फट्टे दिखाई देते हैं। जिसके बाद ललिता उन फट्टों को उठाती है और उन्हें झोपड़ी के चारों तरफ लगा देती है, जिससे झोपड़ी के अंदर थोड़ी बदबू आनी बंद हो जाती है। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। अरे मेरी बेटियों, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मालकिन ने तो मुझे नौकरी से ही निकाल दिया है और मेरे पास काम करने का अब कोई और सहारा नहीं है। लेकिन तुम 5 यहीं रुको, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। ललिता ऐसा कहकर झोपड़ी से बाहर निकलती है। वो इतनी ठंड में फुटपाथ पर जाती है और मंदिरों पर जाकर लोगों से भीख मांगती है। और तो और वो हर किसी को अपनी मजबूरी भी बताती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। हे भगवान, आजकल के लोगों में तो कोई इंसानियत ही नहीं है। ऊपर से शाम भी हो गई है, मेरी बेटियां घर पर अकेली होंगी, मुझे घर लौट जाना चाहिए। ललिता वापस लौट कर आ रही होती है, तभी उसे एक होटल का आदमी उस कूड़े के ढेर के पास कूड़ा कचरा फेंकता हुआ नजर आता है। उस कूड़े में खाने का थोड़ा बहुत सामान भी होता है। उस आदमी के जाने के बाद ललिता कूड़े के अंदर से खाना बीनती है और अपने बच्चों को ले जाकर खिला देती है। ये लो मेरी बेटियों, खाना खा लो। माँ, सारा खाना आप हमें ही खिला रही हो, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। हाँ माँ, ये बचा हुआ खाना आप खा लो, नहीं तो रात में आपको नींद नहीं आएगी। ललिता की 5 बेटियां मिलकर उसे खाना खिला देती हैं। ये देख ललिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन इतनी प्यारी 5 बेटियां दी हैं कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो अपनी 5 बेटियों को ठंड में सीने से लगाकर सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो फिर से वो होटल का आदमी वहाँ पर अपने होटल का कूड़ा कचरा फेंकने आता है, जिसके अंदर खाने का सामान भी पड़ा होता है। ललिता उसमें से खाने का सामान निकालती है और अपने बच्चों के साथ खा लेती है। ऐसे ही ठंड में धीरे धीरे उसके कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन वो सोचती है, ऐसा कब तक चलता रहेगा?
मैं अपनी बेटियों को एक अच्छी जिंदगी कब दूंगी? मुझे तो कोई काम पर भी नहीं रख रहा है। भगवान, कोई तो रास्ता खोलो मेरे लिए। ललिता ऐसा सोचने के बाद अपनी झोपड़ी के बाहर से झाड़ू लगाने लगती है। झाड़ू लगाते लगाते उसे कुछ लोग कूड़े से कूड़ा बीनते हुए नजर आते हैं। अरे, ये लोग क्या कर रहे हैं और इस कूड़े से कूड़ा क्यों बीन रहे हैं? ललिता उन्हें देखने लगती है, जिसके बाद वो कूड़ा बीन कर वहां से जाने लगते हैं। ललिता भी उनका पीछा करने लगती है। वो आदमी सारा कूड़ा एक कचरे वाले को बेच देते हैं, जिसके बाद वो कचरे वाला उस आदमी को पैसे देता है। अरे वाह, इतने दिनों से मैं इस कूड़े के कचरे के पास रह रही थी, लेकिन मुझे इसका कोई सुझाव ही नहीं आया। कल से मैं भी कूड़ा कचरा बीन कर इस आदमी को बेच दिया करूंगी। अगले दिन से ललिता भी एक बोरे में प्लास्टिक और गत्ता कूड़े में से छांट लेती है और उसे कचरे वाले को बेचने के लिए ले जाती है, जिसके चलते उसे कचरे वाले से पूरे 200 रुपए मिलते हैं। अरे वाह, आज मुझे अपनी बेटियों को कूड़े कचरे के अंदर से खाना बीन कर नहीं खिलाना पड़ेगा। आज मैं उन्हें अच्छा और साफ खाना खिलाऊंगी और कुछ गर्म कपड़े भी ले लूंगी। ललिता उन पैसों को ले जाती है और दुकान से खाना और कुछ गर्म कपड़े खरीद लेती है, जिसके बाद वो अपनी बेटियों को साफ सुथरा खाना खिलाती है और ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहना देती है। अरे वाह, क्या स्वाद है इस खाने में। काफी समय बाद मैंने ऐसा खाना खाया है। ऐसा खाना खाकर तो आनंद ही आ गया। लेकिन माँ, आप ये खाना लेकर कहाँ से आई हो? माँ, हमें खाना खिलाने के लिए कहीं आपने चोरी तो नहीं की? अरे नहीं नहीं मेरी बेटियों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने तो बस मेहनत करके पैसा कमाया है। ललिता अपनी 5 बेटियों को कूड़ा कचरा बेचने के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद उसकी बेटियां कहती हैं, माँ, आज से हम भी आपकी मदद करेंगे ताकि आप अकेली ज्यादा मेहनत ना करो। नहीं नहीं मेरी प्यारी फूल जैसी बच्चियों, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी माँ की मदद करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम 5 को पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ और तुम्हें बड़ा आदमी बनते हुए देखना चाहती हूँ। तुम 5 मेरा सपना पूरा करना। मैं तुम्हें स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगी। ललिता ठंड में कूड़े कचरे में से कूड़ा कचरा बेच बेच कर पैसे इकट्ठा करती है और अपनी 5 बेटियों को स्कूल में पढ़ने के लिए डाल देती है। देखते ही देखते अब उस झोपड़ी को छोड़ देती है और एक अच्छा सा किराए का मकान ले लेती है, जिसमें वो अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। देखते ही देखते ललिता की 5 बेटियां धीरे धीरे अब बड़ी होने लगती हैं और पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई फौजी, तो कोई पुलिस वाली, तो कोई अफसर बन जाती है। माँ, आपने कड़ी मेहनत करके हम 5 को इस काबिल बनाया है कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। हाँ माँ, लेकिन अब और नहीं। आज के बाद आप कोई काम नहीं करोगी। हम 5 ने आपके सपने को पूरा कर दिया है और अब हमारा समय है अपनी माँ की देखरेख करने का। ऐसा कहकर कंचन गरम शॉल अपनी माँ को उड़ाती है। समय के साथ तुम 5 इतनी बड़ी कब हुई मुझे पता ही नहीं चला। अब तुम 5 जैसा चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा बेटी। ललिता की 5 बेटियां मिलकर अच्छा खासा कमाने लगती हैं और वो अपनी माँ की अच्छे से देखभाल भी करती हैं, जिसके बाद ललिता आखिरकार अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। रेशमा अपने 2 बेटों की कुंडली पंडित के पास लेकर जाती है और उन्हें दिखाते हुए कहती है, पंडित जी, ये मेरे छोटे बेटे और बड़े बेटे की कुंडली है। आप मेरे दोनों बेटे के लिए अच्छी, संस्कारी, सुशील और खूबसूरत गोरी लड़की ढूंढ कर बताना। ऐसी एक लड़की तो मेरी नजर में है जो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर है, जिसकी फोटो भी है मेरे पास। अरे पंडित जी, अगर आपके पास लड़की है तो दिखाने में कतराते क्यों हो? लड़की की फोटो देखते ही रेशमा को बहुत पसंद आ जाती है। अरे पंडित जी, इतनी सुंदर लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। आप देरी मत कीजिए और रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए। मैं अपने पति परमेश्वर से इसके बारे में जिक्र कर लेती हूँ। ऐसा कहकर रेशमा अपने घर पर आती है और अपने पति को लड़की की फोटो दिखाकर कहती है, ये देखिए जी, कितनी सुंदर लड़की दिखाई है पंडित जी ने हमारे बेटे के लिए। मैं तो कहती हूँ कि हमारे दोनों बेटे के लिए ऐसी ही सुंदर और सुशील लड़की ढूंढना। एक तो मिल गई है, एक और ढूंढनी बाकी है। देखो रेशमा, तुम चाहे जितनी भी लड़की ढूंढ कर लाओ, लेकिन मेरी पसंद में एक ही लड़की है जिसकी शादी मैं अपने बेटे विक्रम से करवाना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ कि आप किसकी बात कर रहे हो। आप वही टीचर दोस्त वीरेंद्र की बेटी की बात कर रहे हो ना?
अरे आपको पता है ना, वो कितनी काली और सांवली है। उसकी जोड़ी हमारे बेटे के साथ अच्छी नहीं लगेगी। तभी वहाँ अलीशा आ जाती है। पिताजी, माँ बिल्कुल सही कहती है। आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। उस काली कलूटी की जोड़ी हमारे भैया विक्रम के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। मैंने अपने दोस्त को जुबान दी थी और मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। अब इस घर की बड़ी बहू तो वही बनेगी। ऐसा कहकर रुपेश वहां से चला जाता है, जिसके बाद अलीशा और रेशमा दोनों आपस में बात करने लगते हैं। अगर तेरे पिताजी की जुबान है कि वो काली लड़की इस घर की बहू बनेगी, तो मेरी भी जुबान है। मैं उस लड़की का इस घर में जीना हराम कर दूंगी। पर मैं भी कम नहीं हूँ माँ, मैं भी उसे इस घर में जीने नहीं दूंगी। वो दोनों आपस में ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि वहीं दूसरी तरफ रुपेश अपने दोस्त वीरेंद्र के घर पहुंच जाता है और उससे कहता है, मेरे भाई, मेरे मित्र, आज मेरा वादा पूरा करने का समय आ गया है। मैं अपने बड़े बेटे विक्रम का रिश्ता तेरी बेटी सलोनी के लिए लेकर आया हूं। लेकिन रुपेश, हम तेरी रिश्तेदारी के मुकाबले नहीं हैं। हम कहां और तू कहां। एक दोस्त होकर तुझे ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तू मेरा दोस्त है, कभी अपने आप को मुझसे कम मत समझना, ठीक है? ऐसा कहकर रुपेश वीरेंद्र को गले से लगा लेता है, जिसके बाद एक तरफ रेशमा अपनी पसंद की लड़की अनाया का रिश्ता अपने छोटे बेटे अनुराग से कर देती है, तो वहीं दूसरी तरफ रुपेश अपनी पसंद की लड़की का रिश्ता अपने बड़े बेटे विक्रम से करा देता है। कुछ दिनों में दोनों की शादियों की रस्म शुरू हो जाती है और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन विक्रम और अनुराग अपनी अपनी पत्नियों को शादी करके अपने घर ले आते हैं। गृह प्रवेश करने के समय रेशमा केवल अनाया का ही गृह प्रवेश करती है। अरे आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारी खूबसूरती ने इस घर को 4 चांद लगा दिए हैं। तुम भूल रही हो कि घर में एक नहीं बल्कि 2 बहू आई है और तुम्हें दोनों का ही सम्मान एक बराबर करना होगा। रेशमा मन मारकर सलोनी का भी गृह प्रवेश करती है। ये देखकर सलोनी को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। अरे अनाया बेटा, मुझे पता है शादी के चलते तुम बहुत ज्यादा थक गई हो। जाओ, तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। रेशमा अनाया को उसके कमरे में भेज देती है, जिसके बाद रुपेश सलोनी से कहता है, जाओ बेटा सलोनी, तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले जाओ। अजी, आपको बड़ी जल्दी हो रही है इसे इस कमरे में भेजने की। आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? घर में कितने सारे काम ऐसे ही पड़े हैं। रेशमा ऐसा कहकर सलोनी को अपने साथ रसोई में ले जाती है और कहती है, ये सारे बर्तन धो लो, क्योंकि कल तुम्हारी पहली रसोई है, तो रसोई का साफ होना बहुत जरूरी है। रेशमा ऐसा कहकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद बेचारी सलोनी पूरी रात भर बैठकर रसोई में बर्तन धोने लगती है और रसोई की अच्छे से साफ सफाई भी कर देती है। आधी रात के समय में बहुत ज्यादा वो थक जाती है और अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। अगले दिन सलोनी और अनाया की पहली रसोई की रस्म होती है। अरे अनाया भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई? आज आपकी रसोई की पहली रस्म है। जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ। हे भगवान जी, तुम कैसी बात कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे खाने में कुछ भी बनाना नहीं आता? लेकिन भाभी, रस्म करना तो जरूरी है। आप तैयार होकर नीचे आ जाइए, बाकी की सारी बातें माँ संभाल लेंगी। अलीशा के जाने के बाद अनाया खुद से कहती है, ओहो, ये टिपिकल फैमिली तो मुझसे संभाली ही नहीं जा रही और पता नहीं मुझे क्या झेलना पड़ेगा इस घर में रहकर। अनाया मुंह बनाकर नीचे आ जाती है, जहां रेशमा ने सलोनी को रोके रखा था। अरे मेरी प्यारी बहू, आखिरकार तुम आ ही गई। देखो, तुम्हारी रसोई की पहली रस्म है। तुम्हें मीठे में कुछ अच्छा सा बनाना है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा बनाने आता है, वो तुम बना सकती हो। अब क्या मुझे ये बात बार बार तुम सभी को बतानी पड़ेगी? अरे तुम्हें समझ नहीं आता? मुझे खाना बनाने नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर तुम सभी चाहते हो कि मैं कुछ बनाऊं, तो मैं बना कर लाती हूँ। अनाया का ये जवाब सुनते ही रेशमा की बोलती बंद हो जाती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद अनाया रसोई से मैगी बनाकर लाती है। अरे भाभी, ये क्या? आपने तो केवल थोड़ी सी मैगी ही बनाई है। हाँ हाँ, अपनी शक्ल यहाँ से लेकर दफा हो जाओ। कहे तुम्हारी नियत मेरी मैगी पर ना आ पड़ जाए। सुबह से कुछ भी नाश्ते में नहीं बनाया है तुम लोगों ने। भूखा मार दिया मुझे इस घर के अंदर। अनाया ऐसा कहकर अपनी मैगी की प्लेट अपने कमरे में ले जाती है और वहां बैठकर आराम से खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सलोनी रसोई में जाती है
और एक बहुत स्वादिष्ट खीर बनाकर लाती है और सबको परोसती है। ये लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए खीर बनाकर लाई हूँ। रुपेश खीर खाते हुए सलोनी से कहता है, अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खीर बनाई है तुमने बहू। ऐसी खीर तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। वैसे तुम्हारी सास को ये खीर खानी चाहिए, क्योंकि ऐसी खीर तो तुम्हारी सास को बनाने भी नहीं आती। अरे वाह, फिर तो सच में अच्छी बनी है। रेशमा भी खीर खाती है, लेकिन वो बिना तारीफ करे वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अनाया का बर्ताव घर में किसी को भी पसंद नहीं आता, क्योंकि अनाया सबके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और अपनी कोई भी चीज किसी को भी नहीं दिखाती। एक दिन रेशमा चिल्लाते हुए अपने कमरे से आती है। अरे विक्रम, अनुराग, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम रुपेश जी? जल्दी से यहाँ पर आओ। घर के सभी सदस्य रेशमा के पास आ जाते हैं। मेरी अलमारी में से सारे गहने चोरी हो गए हैं और कहीं मिल नहीं रहे। मुझे यकीन है इस काली कलूटी ने सारे गहने चुराए होंगे। माँ जी, आप इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर कैसे लगा सकती हो? मैं जानता हूँ सलोनी ऐसा कभी नहीं कर सकती। तभी वहाँ अलीशा आती है और कहती है, माँ, आधी रात के समय मैंने अनाया भाभी को एक बैग घर से बाहर ले जाते हुए देखा था, और देखो आज अनाया भाभी घर पर भी नहीं है। शायद उन्होंने ही घर में चोरी की है। ये सुनते ही रेशमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सही कहती हो बेटी, आज मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैंने केवल अनाया का रंग रूप ही देखा था। मैंने कभी उसके बारे में ये तक पता नहीं लगाया कि वो किस तरह की लड़की है, और ऊपर से मैंने सलोनी को बहुत कुछ सुनाया। सलोनी बहू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं माँ जी, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी माँ जैसी हैं। सलोनी की ये बात सुनकर रेशमा उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद रेशमा कभी भी गोरे और काले में कोई फर्क नहीं करती और अपनी बहू सलोनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।